किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम के आज के इस अंक में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और आइए देखते हैं आज क्या है खास आपके लिए। किसान भाइयों, धान खरीफ की प्रमुख फसलों में गिना जाता है और हमारे देश के साथ साथ प्रदेश में भी व्यापक स्तर पर इसकी खेती होती है। आप में से भी बहुत सारे किसान भाई अपने खेतों से धान की फसल ले रहे होंगे। बहुत सारे किसान भाइयों ने धान की बुवाई और रोपाई का काम थोड़ा पहले शुरू कर दिया होगा, तो उनकी फसल अभी लगभग पककर तैयार खेतों में खड़ी होगी। लेकिन जिन किसान भाइयों ने इसका कार्य देरी से शुरू किया, उनकी फसल में अब दूध भरने का कार्य या फली बनने का कार्य शुरू हुआ होगा। और ये बहुत सही समय है जब इसमें किए जाने वाले ज़रूरी सामयिक कार्यों पर ध्यान दिया जाए। तो इस समय धान की फसल में कौन से ज़रूरी सामयिक कार्य हैं और कैसे करने चाहिए, ये आज हम जानेंगे हमारे विशेषज्ञ अशोक शर्मा जी से, जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं भोपाल से। जी नमस्कार किसान भाइयों। हाँ, तो सर सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी अभी धान की फसल कौन सी अवस्था में है और इस अवस्था में कौन से ज़रूरी सामयिक कार्य हैं जो हमें करने चाहिए। इस समय धान की जो अवस्था चल रही वो गबोट फार्म बोलते हैं उसको, गबोट में है, यानी कि या तो बाली बन के बाहर आ चुकी है या बाली बन रही है जी। जिन्होंने समय पे धान की बोनी कर दी थी उन किसानों के यहाँ बाली बाहर आ चुकी है जी। जिनके यहाँ कुछ लेट है उनकी बाली अब बाहर मतलब बनना चालू हो गई है। अच्छा। गबोट फार्म आ चुका है। जी 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 जी। इस पीरियड में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस पीरियड में सबसे ज़्यादा चूँकि धान के अंदर मिल्किंग स्टेज डेवलप हो रही है, गबोट बन रहा है और धान की जो खुशबू के कारण कुछ कीड़े जो हैं उसके ऊपर आकर्षित बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन कीड़ों का इस पीरियड में बहुत ज़्यादा हमको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा। हाँ। तो ये फलन की अवस्था में इसमें कीड़े लगने की संभावना होती है। सर कौन से कीड़े हैं जो धान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं? जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े होते हैं तो तना छेदक। जी। तना छेदक एक ऐसा कीड़ा है जो कि आपकी नर्सरी की अवस्था से लेके और मिल्किंग स्टेज जब दानों में दूध भरा था उस समय तक में वो अटैक करते हैं। अच्छा, कौन से कीड़े हैं, कुछ नाम होता है इनका? तना छेदक बोलते हैं। तना छेदक की तना छेदक कीड़ा होता है। ये नर्सरी में बहुत बारीक इल्ली होती है जो पौधे के तने में छेद करके उसके अंदर चली जाती है। तो सर तना छेदक के अलावा और भी कोई कीड़े हैं और जो भी नुकसान होते पहुंचाते हैं। हैं? पत्ती मोड़ा कीड़ा होता है, सफ़ेद और भूरा रंग का एक माहू भी होता है इसके अंदर, और ये सब कीड़े जो हैं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं इस अवस्था के लिए। तो सबसे पहले हम बात करें तना छेदक की, तो तना छेदक एक ऐसा कीड़ा है जो तने के अंदर छेद करके चला जाता है जी। और बीच में जो डंडी होती है जिसको हम उसका डेड हार्ट बोलते हैं जी। तना छेदक उसको जब काट देता है तो वो डेड हार्ट बन जाता है, वो सूख जाता है। अच्छा। तो ये नर्सरी में इस टाइप का हमको देखने को मिलता है। और नर्सरी से जब हम मुख्य खेतों में जाते हैं धान को लेके ट्रांसप्लांट करते हैं वहाँ भी इसका प्रकोप देखने को मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान हमको ये पहुँचाता है जब बाली निकलने की अवस्था होती है। अच्छा। बाली निकलने की अवस्था में जब ये कीड़ा अटैक करता है तो बीच में जो बाली निकल जाती है वो एकदम सफ़ेद हो जाती है। अच्छा। उसके दानों में दूध नहीं भर आता है और बाली एकदम सफ़ेद रंग की दिखाई देती है। हाँ, तो वो अंदर से सूख जाएगा तो फिर वो बाली भी खराबी कर देता होगा। तो उससे क्या है कि आपका उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। जी। पौधे को भी नुकसान होता है, उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। जी। और इसके उपचार के लिए डेंटामेथिलीन एक दवा होती है 11% WEC होती है। ये 100 ml लेना चाहिए आपको और 150 से 200 लीटर पानी में इसको मिला करके आप अपने खेत में इसका स्प्रे कर दीजिए। ये रासायनिक दवा है? ये रासायनिक किसान भाइयों आप बिल्कुल नोट करें, सर जो रासायनिक दवा का नाम बता रहे हैं ये आपको धान की फसल में अभी कीड़ों से बचाने के लिए बहुत कामगार सिद्ध होगी। सर नाम एक बार और बताएं हमको। डेंटामेथिलीन जी। ये दवा है, बहुत कॉमन है, हर जगह आराम से उपलब्ध है। अच्छा। ये कहीं पे भी आप ले सकते हैं। इसको 100 ml लेना है इसको, और इसका दवा का जो प्रयोग है वो ऐसा करना चाहिए कि अगर आप मान लीजिए ज़्यादा प्रकोप दिख रहा है तो एक से 2 बार भी इसको आप रिपीट कर सकते हैं। अच्छा जी। तो सर प्रयोग कैसे करें खेत में, कुछ तरीका होता होगा? हाँ, कीटनाशक मैं चाहता हूँ कि वो कीटनाशक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं अंत में आपको बताऊंगा कि इसका प्रयोग कैसे करना है। पहले सभी कीड़ों की अपन जानकारी देते हैं। जी जी। और सामान्य रूप से जो किसान भाई डालते हैं दवा, वो तरीका और जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीकों को एडॉप्ट करने पे किसान को खर्चे में बचत होगी। अच्छा जी। वो कीड़ों की पूरी जानकारी देने के बाद अंत में अपन उस विषय में सर और कौन से कीड़े हैं जो इसमें अभी 8% में लग रहा है पत्ती मोड़क। अच्छा। या पत्ती लपेटा। ये एक ऐसा कीड़ा होता है जो पत्ती के इस किनारे से लेके इस किनारे के बीच में आता है और उसको बंद कर देता पत्ती को। अच्छा। पत्ती के अंदर चला जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। पत्ती के अंदर जाने के बाद में उसका जो हरा तत्व होता है क्लोरोफिल जिसको हम बोलते हैं,
उसको खुरच के खाता है वो। जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है और वो फिर तो पौधा खराब ही हो जाएगा। खराब ही हो जाएगा। जब हरा तत्व पूरा खत्म हो जाएगा तो पौधे के अंदर भोजन तत्व नहीं बन पाएगा। अच्छा। पौधा कमजोर हो जाएगा और उत्पादन के ऊपर इसका गंभीर असर आता है। अच्छा सर, किसान भाई पहचान कर सकते हैं इनकी? हाँ, पत्ती मोड़क कीड़ा बहुत आराम से दूर से दिख जाएगा। अच्छा। पत्तियां चौड़ी होती हैं, एकदम क्लियर दिखती हैं, लेकिन ये पत्ती गोल दिखाई देगी आपको। तो इसका मतलब ये है कि पत्ती लपेटा इसके अंदर आ चुका है। और ये तना छेदक, इसको कैसे तना पहचान छेदक सकते को आपको दूर से पहचान कर सकते हैं। इसके बाहर आप मेड़ पे खड़े हो जाएंगे तो आपको बीच बीच में पौधे के अंदर डेड हार्ड, यानी अच्छा। बीच का हिस्सा एकदम सूखा हुआ नजर आएगा। तो वो तना छेदक की बहुत आराम से पहचान कर सकते हैं। इसका रासायनिक तरीके से तो आपने बताया कि उपाय क्या है, और भी कोई तरीका है, जैविक तरीका या किसी तरीके से कीड़ों को नष्ट जैविक किया जा तरीकों सकता में तो हमारे यहाँ जैसे आजकल नीम अर्क बहुत ज़्यादा मिलता है जी। वो उसी का हम स्प्रे कर सकते हैं। और चूंकि किसानों का मानसिकता जो है अभी रासायनिक की तरफ बहुत ज़्यादा है, जी जी, ऑर्गेनिक पे बहुत कम है। अगर जी। वो शुरू से इस चीज़ों का प्रयोग करें, जैसे नीम बेस्ड जो भी आइटम आज बाजार में उपलब्ध है, अगर इसका करेंगे तो ये चीज़ें उससे भी रोकी जा सकती हैं। अच्छा जी। लेकिन बीच में प्रयोग करके आप नहीं रोक सकते। अच्छा एक स्प्रे करके नहीं रोक पाएंगे। नहीं रोक सकते। सर अब कीड़ों के बाद अगर हम रोगों की बात करें तो इस समय कौन से रोग अभी एक लगने कीड़ा की और जो सबसे नुकसान पहुंचाने वाला है, सफेद और भूरे रंग का अच्छा माहू। जी जी जी। ये माहू भी तो बहुत खतरनाक कीड़ा है। कहने को तो बहुत छोटा होता है ये कीड़ा भी आपकी नर्सरी से लेके तो आपके मुख्य खेत में जब आपका ट्रांसप्लांट हो जाता है जी। और पौधा बड़ा हो जाता है जी। तब तक ये बहुत ज़्यादा असर करता अच्छा। है। इसके जो नुकसान पहुंचाने का तरीका है, जड़ के ऊपर यानी तने के चारों तरफ से चिपक जाते हैं। अच्छा। और वहाँ से रस चूसते हैं इसका। जी। जब रस चूसेंगे तो पौधा बहुत कमज़ोर हो जाएगा। जी। जड़ें जो भोजन तत्व ऊपर भेज रही हैं वो ऊपर न जाकर के वो कीड़ा ही सब रस के रूप में चूस लेता है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए पौधा बहुत कमज़ोर हो जाता जी। है, उत्पादन में बहुत ज़्यादा नुकसान आता है। और ये भी आपको दूर से दिखाई देगा, पौधा एकदम पीला हो जाता है या अच्छा। सूखने लगता है। अच्छा। तो ये भी आप दूर से इसकी पहचान कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इतने अच्छे पहचान के तरीके सर आपको बता रहे हैं, आप बिल्कुल पहचान सकते हैं कि कौन से कीड़े का प्रकोप है फसल पर, और आप उस तरह से उसके बचाव के उपाय भी अपना सकते हैं। और सर अब हाँ जी, इसके बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा आती है, जी, जी, जी। 17.8%। ये भी रासायनिक दवा है इमिडाक्लोप्रिड। और 100 ml के डोज में प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। अच्छा जी। और 150 से 200 लीटर पानी इसमें आप उपयोग करें। जी जी जी, इस बात का विशेष ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल। सर अब मैं रोग के ऊपर आऊंगी कि इस वक्त रोग कौन से लग सकते हैं? हाँ, इस वक्त जो रोग लगते हैं सबसे ज़्यादा वो है झोंका रोग। झोंका रोग बोलते हैं इसको। ये रोग ऐसा होता है कि पत्तियों पे आता है ये, और पत्तियों के अलावा जो पुष्पक्रम है, जो बाली निकलती है, उसके आसपास के हिस्सों में ये आता है जी। तो और ये दाने जहाँ बनने लगते हैं, जब बाली के आसपास जब दाने बनते हैं तो जो मतलब धान होती है जी, उसके छिलके के ऊपर भी इसका प्रकोप अच्छा, देखने को मिलता अच्छा। है। इसको भी आप बहुत दूर से देख के पहचान सकते हैं कि ये वाला रोग इसमें आ चुका है। जी। और कई बार जब गंभीर होता है ये तो पूरे दाने जो छोटे छोटे होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं। अच्छा। और गहरे भूरे रंग का एक निशान पूरे पौधे पे आपको दिखाई देता है। जी जी जी। ये इसकी गंभीरता होती है। जी। तो इससे बचाव के लिए किसान भाइयों आपको जो है बीज उपचार करना चाहिए। और मैं समझता हूँ बीज उपचार धान में लगभग सभी करते हैं, जी। लेकिन नहीं करते होंगे तो आप इसकी आदत बना लीजिए। बीज उपचार करना बेहद आवश्यक है इसके अंदर। और इसके लिए एक रासायनिक दवा होती है आइसोप्रोपोलिन। हाँ, ये 40% EC आता है ये जी। इसको 350 से 400 ml आप ले लें प्रति एकड़, और ये भी 150 से 200 लीटर पानी में मिला जी, कर जी, डालना जी। चाहिए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के
गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू 4th। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। और सर बीजोपचार तो हम हमेशा ही कृषि दर्शन कार्यक्रम में किसान भाइयों को बताते हैं लेकिन कि फिर भी मैं आपको ये बता दूं, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जी मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा। मैं जितने भी किसानों से मिलता हूँ, ज़्यादातर केवल धान के अलावा गेहूं में या दूसरी चीज़ों में नहीं करते हैं। जी 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 अगर किसान ये एक रूटीन बना ले अपना कि हर फसल के बीज का उपचार करना ही है उसको, तो मैं समझता हूँ कि 50% तक रोग जो बीजाणु से या फंगस से जो लगते हैं या भूमि जनित जो रोग होते हैं, जी उस पर कंट्रोल आप कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। बीजोपचार करके आप आगे आने वाली परेशानियों से बिल्कुल बच काफ़ी सकते हैं। काफ़ी बच सकते हैं। बहुत और ये बच बहुत सकते कम खर्चे में बीज उपचार होता है। 25 से 30 रुपए मेरे ख्याल से इसका खर्चा आता है अच्छा। प्रति एकड़ का। कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता जी है। अगर किसान इस विषय पे गंभीरता से सोचे तो उसको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। बिल्कुल, ये तो एक अपना लेने वाली चीज़ है कि हमेशा बुवाई से पहले बीजों को उपचारित करके अपने खेतों में अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका सामना करने से बच और जाएंगे। अभी एक आज के दौर में आप देखिएगा कि एक भूरे धब्बे के रोग आ रहे हैं। अच्छा। ब्राउन स्पॉट जिसको बोलते हैं, जी ये शुरू में तो भूरे रंग का होता है, जब इसकी गंभीरता होती है तो ये काले रंग का बन जाता अच्छा है और आकार इसका बढ़ता चला जाता है। अच्छा जी आकार बढ़ने से पत्तियां सूख जाती हैं, पौधा कमज़ोर हो जाता है और उत्पादन पे काफ़ी इसका नुकसान होता है और दाने भी छोटे रह जाते हैं। अच्छा सही क्योंकि बात है। पोषक तत्व पूरी तरह से फैल नहीं पाता है, जो ज़मीन से ऊपर जा रहा है पोषक तत्व वो दानों तक नहीं पहुंच पाते हैं इस बीमारी के कारण। हाँ, जितनी उपज किसान को मिलनी चाहिए उतनी वो नहीं मिल पाती है। उसकी वजह से काफ़ी ये दिक्कतें आने लगती हैं इसको। और इसकी रोकथाम के लिए प्रोपीनेफ जी 70 WP एक आता है, जी ये दवा है। इसका आप 22.9 SC जी ये इसका नाम है, इसको आप ले सकते हैं। ये 400 ग्राम के करीब लगती है। किसान भाइयों नोट कीजिए आप इसका नाम भी, ये भी रासायनिक दवा है और इससे आप अपनी धान की फसलों को बचा पाएंगे। और इसमें पानी की मात्रा 150 से 200 लीटर अच्छा रखना चाहिए। ये पानी मतलब हमेशा ध्यान रखें किसान की 150 से 200 लीटर होना चाहिए, कम बिल्कुल ना हो जी और बहुत ज़्यादा भी ना हो। जी और इनको आप लेके आप डालिएगा तो आपको बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। और एक अभी जो रोग अब आने वाला है जी। या आ चुका है कुछ जगहों पे या कुछ जगह पे आने जी। वाला है, इसका है हल्दी गांठ। अच्छा हल्दी गांठ इसको हम इसलिए बोलते हैं कि देखने में ये गठान जैसा दिखता है दूर से और पीले रंग का होता है, अच्छा तो इसको हल्दी घाट बोलते हैं या इसको फॉल्स स्मट। अच्छा जी दो नाम इसके हैं, वैज्ञानिक नाम फॉल्स स्मट होता जी है। जी इसका जो रोग होता है ये दाने पे होता है। अच्छा दाने के अंदर जब गंभीर रूप से आ जाता है तो दाना फट जाता है अच्छा और दाने से पीला या भूरे रंग का पदार्थ बाहर निकलता है, अच्छा जो कि हल्दी का हल्दी जैसा दिखता है। हल्दी जैसा दिखता है। इसको ये नाम दिया गया है हल्दी तो घाट। फसल तो खराब ही हो गई आपकी सारी, फसल अगर पूरी खराब बीज हो उसका जाती टूट गया। अच्छा सर, अभी सिंचाई के लिए अगर आप सोचें कि बहुत सारी तो फसल अभी जैसा हमने कहा कि तैयार खड़ी है और कुछ फसल अभी तैयार होने को है, सिंचाई प्रबंधन किस तरह का इस समय होना चाहिए? इस समय सिंचाई प्रबंधन ऐसा होना चाहिए कि अभी हाल कुछ जगहों पे गबोट भरा रहा है जी। तो वहाँ पानी की समुचित मात्रा जो खेत में भर के रखते हैं हम, एक लेवल है, उस लेवल तक हमको पानी भर के रखना है। अच्छा जी क्योंकि धान एक सी फसल है कि इसके अंदर सिंचाई बार बार नहीं की जा सकती, गड्ढे रहते हैं उसके अंदर पानी हमको भर के रखना रहता है। जी तो वो पानी का लेवल बहुत कम भी ना हो और बहुत ज़्यादा भी ना हो, इस जी। चीज़ का केवल ध्यान रखना है आपको। अच्छा जी वो लेवल आपको मेंटेन रखना है। जी। तो ये आप कर लेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा किसानों को फ़ायदा मिल जाएगा। और सर अभी हाँ जी बताइए। ये जो बता रहा था मैं आपको रोग, इसका लिए जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है। अच्छा, इसके बचाव के जो आपने हल्दी गांठ वाला रोग बताया जी 500 ग्राम इसको लेना है आपको। WP आता है ये, जी पाउडर के रूप में होता है। इसको अच्छा। भी 150 से 200 लीटर पानी में घोल के और आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। मतलब पानी में इसकी वो डाइल्यूट या कितना कॉन्सेंट्रेट रखना है उसका ध्यान बहुत ज़्यादा रखा बहुत जाना ज़्यादा जरूरी जरूरी है। है, क्योंकि हमारे यहाँ कीटनाशक का जो हम प्रयोग करते हैं
उसमें सबसे अहम रोल उसके पानी की मात्रा जी। और उसको घोलने के तरीके पे ऊपर ही निर्भर करता है। अच्छा जी। ये विशेष रूप से हमको ध्यान रखना चाहिए। अभी एक रोग और अभी आ रहा है आज की तारीख में, जो है झुलसा रोग। झुलसा रोग। ये झुलसा रोग जैसे कि नाम से दिख रहा है आपको, झुलस जाता है। झुलस जाता जल, है, हाँ। जलने का जी, 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 जी। आपको फीलिंग देखता है। ये पत्तियों के किनारे पे भूरे रंग के दाने बन जाते हैं, जी। गोल गोल स्पॉट आते हैं। और जब ये रोग गंभीर हो जाता है तो ये सब मिल जाते हैं आपस में और आपको ऐसा लगता है कि आपकी फसल को जला दिया गया है अरे, या जल गई है, ऐसा एक आपको प्रतीत होता है इसको। और फसल भी नष्ट होती है। और फसल तो बहुत ज़्यादा नष्ट होती है, इसका तो बहुत ही गंभीर परिणाम आते हैं। अच्छा। तो इसके रोकने के लिए भी आपको जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। जी। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन विषाणुनाशक होता जी, है जी, जो जी, कि बीज उपचार में भी हम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो COC बोलते हैं इसको, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को। तो 500 ग्राम लेना है और जी। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 6 ग्राम लेना है जी। प्रति एकड़ के हिसाब से। जी। इसको मिला करके आप आपके खेत में डालिएगा। 1 से 2 बार डालना पड़ेगा आपको। ये रोग अगर शुरू में डाल दिया आपने तो हो सकता है एक बार में कंट्रोल हो जाए, नहीं तो कई बार आपको 2 बार में आपको इसका कंट्रोल करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, पहले ही बचाव कर लें तो आगे पहले जाकर बचाव कर लें, समय परेशानी नहीं रहते अगर आप इन सब चीज़ों का उपयोग करेंगे तो ये मान के चलिए कि आपको कम खर्चा लगेगा। होगी। जी। कम खर्चे में ही आपका सारे काम हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर रोग की गंभीरता या कीड़े की बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति आ गई तब आपको बचाव करने के लिए 2, 3 या 4 स्प्रे आपको करने पड़ते हैं, तब खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल। ये है। मैं एक बात बताना चाह रहा बिल्कुल था सर। कीटनाशक के विषय में कि सामान्य रूप से कीटनाशक का जो उपयोग है, किसान पंप में पानी डाला, उसमें कीटनाशक घोला और पूरे खेत में ऐसे लंबे चलते हुए डालता है वो। जी। ये एक सामान्य चीज़ है, जी। इसको कोई सिखाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और ये बात मैंने पंतनगर में सीखी थी। जी। मैं पंतनगर ट्रेनिंग में गया था, वहाँ मेरे को ये कीटनाशक डालने का तरीका बहुत पसंद आया है। अच्छा। और मैंने कुछ किसानों को इस्तेमाल भी करवाया था कि इस तरह से आप कीटनाशक का उपयोग करें। क्या करना है कि आपको जो भी कीटनाशक डालना है वो पहले मेड़ के ऊपर डालें चारों तरफ। अच्छा, खेत की जो मेड़ है चारों तरफ। जैसे कि एक डिज़ाइन मैंने हल्का सा बना रखा है, अगर ये आपको कैमरे में दिखे। अच्छा, तो ये जो है इस तरह से मेड़ के ऊपर डालना है पहले चारों तरफ, जी। और फिर मेड़ के नीचे उतर के चारों तरफ घूमते हुए, घूमते घूमते फिर बीच में सेंटर में आ जाना है, बीच में। सेंटर में आ जाना है। इस तरह से डालने से आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा कि जो कीड़े कीटनाशक डालने के बाद मेड़े पे चले जाते हैं जी 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 जी। और वो वहाँ जाके सुरक्षित हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और जब ये इसका असर खत्म हुआ तो वापस खेतों आ में। जाते हैं। तो कीड़ों का असर कम हो, कीड़े ज़्यादा से ज़्यादा मर जाएं हमारे, और हमको फ़ायदा हो, बगल वाले किसान को भी फ़ायदा हो। ये तो उसको भी नुकसान कीटनाशक ना का चक्रव्यूह रच दिया सर चक्रव्यूह आपने। है। अगर इस विधि से किसानों ने कीटनाशक डालने का काम शुरू कर दिया तो ये मैं मानता हूँ कि आप अगर 3 बार आपके खेत में डाल रहे हैं तो आपको 2 ही बार डालने पड़ेंगे। अच्छा जी। 1 बार का आपका खर्चा बच जाएगा। सर, अभी मैं एक बात करूंगी कि जैसे फसल तैयार होने को भी है और हो भी गई है, तो कटाई किस तरह से करें ताकि एक नुकसान रहित बिना टूट फूट का दाना हमको मिल सके। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। धान के अंदर अक्सर क्या होता है कि कटाई जल्दबाजी में कई बार किसान कर लेता है, और धान की कटाई के लिए विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अगर मान लीजिए बाल आपकी ये है तो बाल के ऊपर के दाने तो सूख गए हैं, लेकिन नीचे के 5 से 7 दाने आपके हरे रह जाते हैं जी। क्योंकि पूरे दाने एक साथ नहीं निकलते हैं। अच्छा। जब नीचे के दाने 5-7 हरे रहते हैं उस पीरियड में आपको ये मान के चलना चाहिए कि आपके धान काटने के योग्य हो चुके हैं। अच्छा। तो ज़्यादातर तो धान जो है हाथ से काटी जाती है हमारे यहाँ, जी जी जी। लेकिन कहीं कहीं हार्वेस्टर का भी प्रयोग होता है। अच्छा। हार्वेस्टर से काटने में जो ख़ास तौर पे धान की बात करेंगे अपन, बासमती की पतले दाने की होती है वो, अगर आप हार्वेस्टर से काट रहे हैं तो उसमें कटाई का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर मान लीजिए कि 3 फीट का या 4.5 फीट का आपका पौधा है तो कम से कम 2.5 से 3 फीट के हाइट पौधे की कटना चाहिए। यानी अच्छा। नीचे ज़मीन में 1 फीट के करीब नीचे का छूटना छोड़ चाहिए। दें और ऊपर का 3 से 4 फीट ले लें। हाँ, 3 फीट लेना चाहिए। उसके कंबाइंड हार्वेस्टर से काटने से ये रहेगा कि दाने के ऊपर प्रेशर कम आएगा, बिल्कुल, दाने में टूट फूट नहीं होगी। दाने में टूट फूट नहीं होगी।
क्या रहता है कि अब आपको दाना धान दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या है वो कंपनी जानती है या जो परचेसर है वो जानता है। जी तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि दाने में टूट फूट ना हो बिल्कुल भी। जी तो 3 फीट का अगर पौधा लेंगे आप तो उससे क्या है कि दाने के ऊपर असर बहुत कम आएगा। और किसान भाइयों, ये बहुत ध्यान देने लायक बात है। इससे आपकी उपज भी अच्छी होगी, दाना बराबर मिलेगा, तो उस हिसाब से आप आय भी अच्छी कमा सकते हैं। अच्छी बात। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और किसान भाइयों, आप नज़र डालिए खबरें खेती पर और हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका बहुत स्वागत है। और सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़े आज के मुख्य समाचारों पर। लहसुन की बुआई के सही तरीके, अनाज भंडारण में आवश्यक सावधानियां, भरपूर होगी गेहूं की उपज, पशुओं का अजीर्ण रोग से बचाव और रोटावेटर एक उपयोगी कृषि यंत्र। और अब समाचार विस्तार से। लहसुन की बुआई के सही तरीके। लहसुन की बुआई के लिए अक्टूबर-नवंबर माह सबसे उचित होता है। लहसुन की फसल के लिए उचित जल निकास वाली दोमट मिट्टी अच्छी होती है। भारी भूमि में इसके कंदों का भूमि विकास नहीं हो पाता। मृदा का पीएच मान 6.5 से 7.5 उपयुक्त रहता है। 2-3 जुताइयां करके खेत को अच्छी प्रकार समतल बनाकर क्यारियां एवं सिंचाई की नालियां बना लेनी चाहिए। लहसुन की बुआई के लिए स्वस्थ एवं बड़े आकार की शल्क कंदों कलियों का उपयोग किया जाता है। बीज 5-6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल होता है। किसान भाइयों, बुआई करते समय ध्यान रखें कि शल्क कंद के बीच मौजूद सीधी कलियों का उपयोग बुआई के लिए नहीं करना चाहिए और बुआई के पहले कलियों को मैंकोजेब और कार्बेंडिजिम बराबर मात्रा में मिलाकर सम्मिश्रण बना लें। अब इस घोल की 3 ग्राम दवा से उपचारित इसे करना चाहिए। लहसुन की बुआई कूड़ों में छिड़काव या डिबलिंग विधि से की जाती है। कलियों को 5-7 सेंटीमीटर की गहराई में गाड़कर ऊपर से हल्की मिट्टी से ढक देना चाहिए। बोते समय कलियों के पतले हिस्से को ऊपर ही रखते हैं। कलियों की दूरी 8 सेंटीमीटर व कतारों की दूरी 15 सेंटीमीटर रखकर ही बुआई करना उपयुक्त होता है। बड़े क्षेत्र में फसल की बोनी के लिए गार्लिक प्लांटर का भी उपयोग किया जा सकता है। बुआई के तत्काल बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। भरपूर होगी गेहूं की उपज। रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं की बुआई जो किसान भाई समय पर नहीं कर पाए हैं, वो लोग गेहूं की पछेती किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जिनसे पर्याप्त उत्पादन अभी भी प्राप्त किया जा सकता है। पछेती बिजाई 25 दिसंबर तक पूरी कर लेनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि बुआई 15 दिसंबर तक ही कर ली जाए। ऐसा करने पर पैदावार ज़्यादा मिलती है। फसल में दीमक से बचाव के लिए 150 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफास 20% का 4.5 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 क्विंटल बीज उपचारित करें। इसके अगले दिन कंडुआ व करनाल बंट रोग से बचाव के लिए 1 ग्राम रेक्सिल फफूंदनाशक दवा प्रति किलो बीज की दर से सूखा उपचार करें। अंत में बिजाई से थोड़ा पहले जीवाणु खाद एजोटोवेक्टर तथा फोस्फोटिका से उपचारित करें। इसी तरह खेत की तैयारी के समय जिंक व यूरिया खेत में डालें और डीएपी को ड्रिल से दें। बोते समय 50 किलो डीएपी, 45 किलो यूरिया, 20 किलो म्यूरेश पोटाश तथा 10 किलो जिंक सल्फेट प्रति एकड़ दें। पहली सिंचाई के समय 60 किलो यूरिया दें। पहली सिंचाई 3 हफ्ते बाद। फुटाव के समय गांठें बनते वक्त, बलियां निकलने के पहले, दूधिया दशा में तथा दाना पकते समय सिंचाई करनी चाहिए। अनाज भंडारण में आवश्यक सावधानियां। सुरक्षित भंडारण करने के लिए सर्वप्रथम भंडारण गृह की आवश्यक साफ सफाई करें। भंडारण गृह की दीवारों में दरारों या गड्ढों को सीमेंट या प्लास्टर ऑफ पेरिस की सहायता से भर देवें। इसके बाद 10 लीटर चूने के घोल में 150 ग्राम फिटकरी मिलाकर पुताई करें। दीवारों को नमी से बचाने के लिए जमीन से 2 मीटर की ऊंचाई तक कोल तार पोत दें। बोरों में भंडारण के लिए भंडारण गृह नमी रोधक होना आवश्यक है। दीवार पक्की होनी चाहिए। भंडारण करते समय अनाज में नमी की मात्रा 8 से 10% या इससे भी कम होनी चाहिए। भंडारण के पहले अनाज धूप में अच्छी तरह सुखा लें। अनाज के दाने को दांत से तोड़ने पर कट की आवाज़ आना चाहिए। भंडारण के लिए यही उपयुक्त माना जाता है। भंडारण गृह एवं पात्रों को वायु एवं नमी रोधी होना चाहिए ताकि हवा प्रवेश न हो, साथ ही वर्षा ऋतु में अधिक नमी न बढ़े। कम समय के लिए भंडारण अधिकतर बोरों में किया जाता है। संभवतः नए बोरों का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि पुराने बोरे उपयोग करते हैं तो उनको
15 मिनट तक उबलते पानी में रखें। इसके बाद 6 घंटे कड़ी धूप में सुखाएं। बोरों को लकड़ी की पट्टियों पर पॉलीथीन चादर बिछाकर रखें। पशुओं का अजीर्ण रोग से बचाव। अजीर्ण रोग पशुओं को अधिक समय तक रूखा सूखा, गला सड़ा, बदबूदार चारा मिलने से होता है। पाचन प्रणाली ठीक कार्य नहीं करती। पेट में उत्पन्न हुए परजीवी भी अपच उत्पन्न करते हैं। पशु की भूख और जुगाली बिल्कुल अनियमित हो जाती है। पशु सुस्त सा रहता है, मल सूखा और बकरी की मैंगनी के समान थोड़ा थोड़ा होता है। इसके उपचार हेतु पशु को जुगाली की दवा देकर दस्त करवाने चाहिए। 2 तोला सौंठ कूट पीसकर 1 पाउंड सरसों के तेल में मिलाकर पशुओं को पिला देना चाहिए, अथवा सरसों या तिल का तेल 1 पाउंड, तारपीन का तेल 1 औंस मिलाकर पिला देना चाहिए। इससे आफरे के साथ पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। रोटावेटर एक उपयोगी कृषि यंत्र। किसान भाई इस समय कई तरह के उन्नत कृषि उपकरणों का उपयोग करने में लगे हुए हैं। उन्नत कृषि उपकरणों के उपयोग से एक ओर जहां समय बचता है, वहीं दूसरी ओर खेती की लागत भी कम होती है। रोटावेटर खेती के लिए अत्यंत उपयोगी कृषि यंत्र है। इसको ट्रैक्टर में फिट करके खेत तैयार करने का काम किया जाता है। खेत में रोटावेटर चलाने से खेत खरपतवारों से मुक्त हो जाता है। साथ ही बोई जाने वाली फसल के लिए मिट्टी की संरचना एकदम बारीक हो जाती है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक फसल बोने से पहले रोटावेटर किसानों को जरूर चलाना चाहिए। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।